गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 16 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम सारी जानेंगे। 16 अक्टूबर 1757 में ऑस्ट्रिया की सेना ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जा कर लिया था। सन 1915 में ब्रिटेन ने बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। सन 1948 में 16 अक्टूबर के दिन भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी जी का जन्म हुआ था। सन 1991 में आधुनिक भारत के जनकों में गिने जाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली की हत्या एक आम सभा में जनसभा के दौरान कर दी गई थी। सन 1951 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली की हत्या एक जनसभा के दौरान गोली मारकर कर दी गई थी। सन 1905 में G20 देश वर्ल्ड बैंक और IMF में सुधार हेतु एकमत हुए थे। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया 16 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। अब आ जाते हैं वापस अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया। ऑप्शन है आपके पास जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, बायर या फिर जेंटेक। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। हमारी क्लास रेगुलर होती है, मैं रोज़ सुबह आपके लिए करंट अफेयर्स के क्विज लेकर आता हूँ। और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी, चिकित्सा उपकरण बनाती है ये कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल के लिए रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण से आगे बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंचा था। जॉनसन एंड जॉनसन की AD26 CoV2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। तो यहाँ पर एक दुखद खबर हमारे लिए आ रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपने वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया है। वह अंतिम चरण में थी, ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में थी, चौथे चरण में थी, और यहाँ पर उन्होंने इस ट्रायल को रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि उनका जो जिसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार पड़ गया था। वो इसको देखते हुए एहतियातन तौर पर अभी रिसेंट में ट्रायल को रोक दिया गया है और आगे की जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है आपके पास चीन, नेपाल, मालदीव या फिर जापान। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, भारत और किस देश ने कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए, आपको बताना है। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ आंसर कमेंट करते चलिए। चलिए, इसका आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इससे पहले मालदीव ने कोरोना काल में भारत से मिली आर्थिक मदद के लिए आभार जताया था। भारत मालदीव के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, जहां प्राचीन काल से ही दोनों देशों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक जैसी साझा संबंध रहे। तो यहाँ पर मालदीव के साथ में हमने
ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर समझौते पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना होगी, जिसके लिए हमने मालदीव की यहाँ पे मदद की। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपके पास 44, 50, 52 या फिर 38। एक साथ कितने पुलों का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? चलिए इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है कमेंट में। चलिए इसका आंसर है 44। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया। बीआरओ ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत भी करेगा। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों को उद्घाटन किया उनमें से 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में, 8 पुल उत्तराखंड में और 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में और साथ ही साथ 4 पुल सिक्किम में भी है। टोटल यहाँ पर 44 पुलों का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रखने से देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान रहने वाला है स्कूल को कोरोना वायरस की वजह से, जो स्कूल बंद है उस वजह से। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और आंसर ज़रूर देते चलिए अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो। चलिए इसका आंसर है भारत। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाला नुकसान अलग है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा हालत में दक्षिण एशियाई देश क्षेत्र में स्कूलों के बंद रहने से 62 अरब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल दक्षिण क्षेत्र जो है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, वहाँ पर 62 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है स्कूल्स को। और साथ ही साथ में सिर्फ भारत के अंदर की बात करते हैं तो 400 अरब अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर नुकसान हो सकता है भारत में स्कूल को। लंबे समय से हमारे जो स्कूल बंद चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, एहतियातन तौर पे भारत सरकार ने अभी गाइडलाइन नहीं दी है कि आप स्कूल्स नहीं खोलेंगे, इसको देखते हुए नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास अनुरुद्ध थापा, बाईचुंग भूटिया, कार्लटन हेम्पेन या फिर मेहताब हुसैन। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अनिरुद्ध थापा, बाईचुंग भूटिया, कार्लटन चैपमैन या फिर मेहताब हुसैन। चलिए इसका आंसर है कार्लटन चैपमैन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्लटन चैपमैन की कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए उन्होंने 39 मैच खेले और 6 गोल किए, जिसमें से 5 तब किए जब वह टीम के कप्तान थे। वह भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने मद्रास में खेले सैफ खेल 1995, कोच्चि में नेहरू कप 1997 और मंडगांव में
सेफ चैम्पियनशिप 1999 में जीत हासिल की थी। तो बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं थे कार्लटन चैपमैन। इनका 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इन्होंने फुटबॉल टीम के सेफ चैंपियन ट्रॉफी हमको यहाँ पे 2 बार दिलाई थी। चलिए आगे बात करेंगे। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने के प्रतिबंधात्मक सूचकांक कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में 153 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है आपके पास 139वां स्थान, 139वां स्थान, 149वां स्थान या फिर 125वां स्थान। भारत को 2020 के असमानता घटाने के प्रतिबद्धता सूचकांक में कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में 158 देशों में कितने स्थान पर रखा गया? चलिए इसका आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 129वां स्थान। भारत को साल 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू द रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में 158 देशों में से 129 के स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 में CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। 158वें स्थान पर काबे दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। यहाँ पर हमारे देश की रैंकिंग भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, 129वें स्थान पर है। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे समानता नहीं है। सभी लोग, जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। यहाँ पर सरकार भी जो कुछ कर रही है आज के समय में, वो भी अलग अलग यहाँ पे उनके मापदंड हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनका जो लोन है, उनका जो ब्याज कर्जा है, उसको 10 साल तक के लिए माफ़ कर दिया गया है और उस पर जल्दी ही डिसीजन दे दिया। परंतु एक जो आम नागरिकों के लिए जो लोन लिया गया है, जो अभी समय ख़राब चल रहा है, कोविड-19 की वजह से वो लोन नहीं दे पा रहे हैं, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट नहीं कर पा रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे जल्दी जजमेंट करने में उनको यहाँ पे परेशानी हो रही है। गलत है, यहाँ पे गलत बोलना है। यहाँ पे मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, परंतु फिर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर लापरवाही है कि आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं। आप ये एक छोटा सा मुद्दा है, जब आप इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10 के लिए जो कर्जा जो है 10 साल तक चुकाने के लिए आप उनको मोहलत दे सकते हैं, तो भारत के आम नागरिकों के लिए जिनका कर्ज जो है छोटा कर्ज है, कुछ का बड़ा भी है, तो उनके लिए आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं? वो भी किस चीज़ के लिए? तो कोविड-19 के टाइम पे ये 6 महीने इन्होंने जो मोर्टियम चार्ज जो एक्स्ट्रा वसूला है, ब्याज पर ब्याज जो ले रहे हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो स्थान जो है 129वें स्थान पर लगा हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रखा गया? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? सॉरी, यहाँ पे मैंने बता दिया, बाहर रखा गया है, लिस्ट में बरकरार रखा गया, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने घोषणा की कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF ने एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। इसी को देखते हुए फाइनेंशियल टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, या फिर बोलेंगे इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ द डिजास्टर रिडक्शन, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 12 मार्च, 13 अक्टूबर या फिर 15 अप्रैल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? डिजास्टर रिडक्शन डे
इंटरनेशनल डिजास्टर डिटेक्शन डे किस दिन मनाया जाता है? चलिए, इसका आंसर है 13 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किए गए आह्वान के बाद 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने की फैसला किया है? ऑप्शन में आपके पास नेपाल, बांग्लादेश, रूस या फिर पाकिस्तान। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड देने की बात कही है, मृत्युदंड की सजा देने की बात कही है, इस पर इन्होंने फैसला कर दिया है? बताइए अभी ऐसा कौन सा देश है? चलिए, इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। मानवाधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। इसको देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने ये स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया कि अब जो कोई भी दुष्कर्म मामलों में आरोपी पाया जाता है, उसका ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है आपके पास बिहार सरकार, झारखंड, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण की मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। मोबाइल वैन सेवा शुरू की है जल परीक्षण के लिए। अब घर घर जा के जल परीक्षण करने की बात कर रही है कौन सी ऐसी राज्य सरकार है? चलिए, इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनजर अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है। इसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री ने दी। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलनशील ठोस पदार्थ जिसको TDS बोला जाता है, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौ और क्षारीयता से प्रभावित है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास में नल द्वारा जल प्रदान करना है। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई हमारी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जल जीवन मिशन हमारा जो चालू किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि 2024 तक हर घर में नल के द्वारा पानी हमको सप्लाई करना है। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना चालू की, मोबाइल वैन सुविधा जल परीक्षण के लिए, जहाँ पर ये जल जो घरों तक पहुँच रहा है उसके बारे में, वो जल कैसा है, शुद्ध है कि नहीं, साफ है कि नहीं, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौ, क्षारीयता से प्रभावित कितना है, वो इस सारी चीज़ों की जानकारी जांच करना, ये घर जाकर करने की व्यवस्था यहाँ पे चालू करी है हरियाणा सरकार ने। चलिए, ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स की क्विज हमने देख लिया। चलिए, अब आ जाते हैं वापस अपने आर्टिकल्स की तरफ। कुछ आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में इसी से करंट अफेयर्स की क्विज हमारे निकल के आते हैं। चलिए, तो अमेरिका द्वारा क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वाड समूह के विस्तार का आह्वान करते हुए कहा कि समान विचारधारा वाले देशों और समूहों को स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए आपस में हाथ मिलाना होगा। नई दिल्ली में भारत अमेरिकी मंच को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन बिएगुन ने आह्वान किया था। क्वाड को एक विशेष समूह बनाने का इरादा नहीं है, अमेरिका ये बोल रहा है। अमेरिकी उप सचिव ने आगे यह भी कहा कि क्वाड समूह बाध्यकारी दायित्वों से नहीं बल्कि साझा हितों से जुड़ा हुआ है। इसका मकसद अपना एक अनन्य समूह कायम रखना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला चाहता है और जो यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है, उस देश का क्वाड समूह के साथ काम करने के लिए स्वागत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करी गई है कि अगर जो भी देश हिंद प्रशांत सागर को
मुक्त रखना चाहता है और उसको खुला रखना चाहता है और उसको सुधारने के लिए, सफाई करने के लिए या शुद्ध करने के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहता है, तो क्वाड देश समूह जो है उनका स्वागत करता है। आगे बात करेंगे पश्चिम के साथ बढ़ती प्रतिबंधिता के बीच रूस में नए हथियार का विकास। पिछले वर्षों में रूस ने भविष्य के लिए उपयोगी नए हथियारों के विकास को बढ़ावा दिया और देश को उम्मीद है कि इस अमेरिका के साथ, खासकर पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के समय, किसी भी हथियार को दौड़ में बढ़त दिलाएगा। रूस ने हमेशा कई अज्ञेय हथियारों को विकसित करने के बारे में दावा किया है जो मौजूदा प्रणालियों से आगे निकलते हैं। इसमें बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल समेत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल शामिल हैं। पहले आवागार्ड हाइपरसोनिक मिसाइलों को दिसंबर 2019 में राष्ट्र की सेवा में लगाया गया था। तो ये तो देख लिया हमने यहाँ पे। अब वापस आ जाते हैं कार्ड समूह क्या है हमारा। कार्ड समूह में 4 राष्ट्र अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 हमारे शामिल हैं। कौन कौन से? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 राष्ट्र जो हैं वो शामिल हैं। इनको कार्ड समूह बनाया गया है, क्वाड। इनकी शुरुआत 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हावर्ड और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच एक संवाद के रूप में हुई थी। हालांकि यह फोरम इन 4 क्वाड राष्ट्रों में से कुछ में सरकारों में बदलाव के बाद अस्तित्व में नहीं रहा था। वह 2017 में आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर इन 4 सदस्य देशों के नेताओं के बीच चर्चा के बाद क्वाड समूह को पुनर्जीवित किया गया। इन चारों देशों ने दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच क्वाड गठबंधन को पुनर्जीवित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। यह तनाव चीन की बढ़ी हुई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुआ था। चलिए एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ आ रही है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 महीने की नज़रबंदी के बाद रिहा कर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 माह के बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से वे नज़रबंद थी, उन्हें अब रिहा कर दिया गया। उनकी 14 महीने के बाद रिहाई हुई है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही। उन्हें आखिरकार 14 महीने और 8 दिन के बाद रिहा करने का फैसला लिया गया। चलिए अब देख लेते हैं PSA, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, होता क्या है। सरकार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक के लिए नज़रबंद कर सकती है। यह कानून जम्मू कश्मीर में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साल 1998 में लागू किया था। इस कानून को तत्कालीन सरकार द्वारा लाने का मुख्य उद्देश्य लकड़ी की तस्करी को रोकना बताया गया था। इस कानून के तहत किसी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को सही तरह से बनाए रखने के मद्देनज़र वहां नागरिकों को आने जाने पर रोक लगा दी जाती थी। यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो। यह कानून सरकार को 16 वर्ष से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 साल की अवधि के लिए बंदी बनाने की अनुमति भी देता है। चलिए हम बात करेंगे भारत मालदीव ने GMCP कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के LOC समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 12 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के क्रेडिट ऑफ लाइन LOC समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। एक्सिम बैंक के महाप्रबंधक और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम आमेर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस LOC समझौते पर हस्ताक्षर करने की खबर मालदीव के भारतीय उच्चायुक्त ने एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से साझा की। चलिए अब बात करते हैं GMCP के कार्यान्वयन के लिए अनुदान की बात करते हैं। अगस्त 2020 में भारत ने यह घोषणा की कि वह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन का अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से $400 मिलियन देगा। विदेश मंत्री S जयशंकर के अनुसार माले को गिलफिलाहू पोर्ट और थिलाफुशी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाली 6.7 किलोमीटर की पुल परियोजना मालदीव की अर्थव्यवस्था को बदलने और पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। भारत के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री के बीच बैठक के बाद इस अनुदान की घोषणा की गई थी।
एस जयशंकर ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित कार्गो फेरी सेवा शुरू करने की घोषणा भी की है। मालदीव को भारत से मिली वित्तीय सहायता। इससे पहले 20 सितंबर 2020 को भारत ने अपने पड़ोसी देश को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी थी। कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह द्वारा किए गए एक तत्काल अनुरोध के जवाब में भारत द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्रधानमंत्री जी भारत सरकार से किया था कि हमको आर्थिक मदद चाहिए आपसे, और इसको देखते हुए तत्काल रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत सरकार ने मालदीव की मदद की थी। दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।